हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 1:30 बज चुका है और डेली मैं इसलिए टाइम बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे और आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करो, ठीक है। और अब बोलते बोलते बहुत दिन हो गया है, ठीक है। तो अब मैं अगर नहीं भी बोलूँ तो आपको याद रहना चाहिए 1:30 में आपका क्लास होता है। कितने बजे? 1:30 दोपहर में। तो आप सभी ऑनलाइन आ जाया करो, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत किया करो। यूट्यूब के भरोसे अगर रहोगे, नोटिफिकेशन के भरोसे अगर रहोगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा और 1:30 दोपहर में आपको ऑनलाइन अपने से आ जाना है और क्लास करना है, ठीक है। तो चलो, और जो नहीं आ पाते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनको जल्दी से शेयर करके बताओ और उनको भी ऑनलाइन बुला लिया करो। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हमें जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलती है? ऋग्वेद में हमें जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलती है? चलिए बताओ। जनपद शब्द का उल्लेख, तो जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं मिलता है। याद रखना, जन शब्द, इसके बारे में इससे पहले वाले टेस्ट में मैंने पूछा था, जन शब्द का उल्लेख। तो जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, लेकिन जनपद शब्द जो है इसका उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए बताओ। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? ये थे कनाद, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, या इनका नाम उलूग भी कहा गया है बहुत जगह, ठीक है। आपको दो नाम मिलेगा, या तो कनाद या उलूग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन युग में अस्किनी नाम से जिस नदी को जाना जाता था उसका आधुनिक नाम क्या है? अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? तो अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। क्या है अस्किनी का आधुनिक नाम? इसका आधुनिक नाम है चिनाब। अगला क्वेश्चन है, महावीर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो महावीर से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। दूसरा है, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा है, महावीर के ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। और चौथा है, महावीर का अन्य नाम जिन, कैवलिन, निर्ग्रंथ, अरहत ये सारे हैं। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी बताओ, क्या होगा सही आंसर? तो आपका जो सही आंसर है वह है 3, यानी सी। 1, 3 और 4 ये स्टेटमेंट आपका सही है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये गलत है। 30 वर्ष के अवस्था में नहीं, 42 वर्ष के अवस्था में 12 साल के कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 साल से इन्होंने तपस्या करना चालू किया था जब इनका उम्र 30 वर्ष था, और 42वें वर्ष में जाकर इनको जो ऋजुपालिका नदी के तट पर जुराम्बिक ग्राम में, ठीक है, या जुराम्बिक ग्राम के निकट इनको एक साल वृक्ष के नीचे कड़ी तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वृक्ष आपको याद रखना है, साल वृक्ष है, ठीक है। और तीसरा क्या था, इनके ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया, ये सही है। और इनका 4 जो है इनका अलग अलग नाम है, जिन, कैवलिन, निर्ग्रंथ और अरहत, ठीक है। ये 4 नाम हैं जिनसे इनको पुकारा गया, ठीक है। ये सब नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उस स्थल का नाम बताएं जो अभी वर्तमान में मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अभी वर्तमान में कौन सा स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है जो सिंधु सभ्यता का एक अंश है? कौन सा है वो है आपका आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका खोज जो है वह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका खोज किया गया था। कब किया गया था? 1958 में इसका खोज किया गया था, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये हिंडन नदी के किनारे है। किसके किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जाता है?
संपर्क विधि जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक विधि है, आपको इसमें बताना है उत्प्रेरक के तौर पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक के तौर पर इसमें प्लेटिनम चूर्ण प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। भारतीय मुद्रा से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन करेंसी से संबंधित। आपको विचार करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो एक बार देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। पहले 2010 में भारतीय कैबिनेट ने IIT मुंबई के उदय कुमार द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को वैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया। दूसरा है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह में हिंदी के अक्षर र और अंग्रेजी के अक्षर R का समावेश है। और तीसरा है, भारतीय मुद्रा विश्व में 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका स्वयं का प्रतीक चिन्ह है। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा आपका सही आंसर? तो आपका सही जो आंसर है वो है डी, यानी ऑल, सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला क्या है, आपको याद रखना है, IIT मुंबई के उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया है और 2010 में इसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, तो ये सही है। और हमारा जो सिंबल है रुपीस का वो क्या है, इस तरह का सिंबल है, ठीक है। इसमें हिंदी का र और अंग्रेजी अक्षर का R, इन दोनों का समावेश है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ऐसा मुद्रा जिसका खुद का सिंबल हो, ये 5वीं है हमारी हमारा जो रुपया है, यह 5वीं मुद्रा है। इसके अलावे किसके किसके पास है, जैसे अमेरिकी डॉलर, ठीक है, पहला स्थान पे हो गया अमेरिकी डॉलर। दूसरा हो गया आपका जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है, उसको भी अपना सिंबल मिला हुआ है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद जापान का जो येन है, ठीक है, जापान का येन, तो उसको भी अपना सिंबल है। उसके बाद यूरोपियन यूरो जो है, चौथे स्थान पे यूरोपियन यूरो जो है वो भी अपना सिंबल रखता है। तो ये 4 हो गया और 5वां है हमारा करेंसी रुपया, जिसका अपना सिंबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता का शपथ लेता है? जल्दी बताओ, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता का शपथ लेता है? अब इसमें बहुत सारे बच्चे आंसर कर देंगे राष्ट्रपति, जो कि गलत है, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल जब पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की महान क्रांति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन गलत है। तो 1857 के क्रांति से आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन गलत है। पहला है, बैरकपुर छावनी के 34वें इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। तो ये ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। मंगल पांडे ने जो कारतूस था, ठीक है, जिसको मुंह से खींचना पड़ता था और ऐसा कहा गया था कि उसमें सुअर का चर्बी यूज किया गया है, तो वही मेन कारण बना था और जो मंगल पांडे थे इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में डिज़रायली ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने? डिज़रायली ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। आपका दूसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ से नाना साहेब ने विद्रोहियों का अगुवाई किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। लखनऊ से नाना साहब नहीं थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। और नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से थे। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य संबंधी अनुच्छेद है? संविधान के किस भाग में राज्य संबंधी अनुच्छेद है? जल्दी बताओ कौन सा भाग है वो भाग है आपका 6, ठीक है। 5 में केंद्र से संबंधित चीजें हैं और 6 में भाग 6 में राज्य से संबंधित चीजें हैं। और आर्टिकल
152 से लेकर 237 तक आपका जो आर्टिकल है वो राज्य के साथ डील करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में साबुन या डिटर्जेंट घोलने से, ये खोलने नहीं है, घोलने पर जल के पृष्ठ स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पानी में आप साबुन या डिटर्जेंट घोलते हो, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके सरफेस टेंशन पे यानी पृष्ठ स्तरों पे, जल्दी बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी में देखो डिटर्जेंट घोलने के बाद उसका यानी पानी का जो पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाता है, जिस कारण से गंदगी जो है उसको निकालना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार का आणविक भार समान है। तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है, जल्दी बताओ। एक ऐसा यौगिक जिसका तुल्यांकी भार और आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट और आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट, ये दोनों समान है, तो कौन है वो है आपका NaCl। कौन है? NaCl, जिसका मॉलिक्यूलर वेट और आपका इक्विवेलेंट वेट दोनों समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समोच्च रेखाओं को जब आप खींचते हो तो यह किन स्थानों को जोड़ती है, जल्दी बताओ। तो देखो समोच्च रेखा, इसको हम लोग कॉन्टूर लाइंस भी बोलते हैं। और कॉन्टूर लाइंस क्या होता है? कॉन्टूर लाइंस होता है माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले क्षेत्र, ठीक है। जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? कॉन्टूर लाइंस या समोच्च रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। भारत की समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? कितनी है? यह है लगभग 7500 किलोमीटर। एग्जैक्ट का अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 75, 16 या 17 आपको मिलेगा, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग है, तो 75-17 किलोमीटर ये एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पे राउंड फिगर लिया गया है 7500 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन में कि भारत के मुख्य भाग की तटीय लंबाई कितनी है, यानी मेन लैंड का तटीय लंबाई कितना है, कोस्टल लाइन कितना है, तो ये है आपका 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूमध्य सागरीय का प्रकाश घर, भूमध्य सागर का प्रकाश घर या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। इनमें से किसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये आपका स्ट्रोम्बोली वोल्केनो जो है, ठीक है, जो सिसिली द्वीप पर स्थित है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 18 आवर्त होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब आपको बताना है उस तत्व की परमाणु संख्या जिसको चौथे समूह में और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो आपको इस तत्व का नाम बताना है। तो सबसे पहले नाम बताओ क्या है। तो सबसे पहले नाम है उसका टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम है, जो चौथे ग्रुप और चौथे रो में पड़ता है, ठीक है। और इसका आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। इसका परमाणु संख्या होता है 22। क्या होता है? 22। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता की भूमि है, यानी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको किन क्षेत्र में मिलेगा? जल्दी बताओ। इन तीनों में से आपको बताना है, या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है वो मिलेगा। तो वो है आपका ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में आपको मैक्सिमम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? ये चुना गया है सुरेंद्र चंद्र शर्मा को। किसको चुना गया है? सुरेंद्र चंद्र शर्मा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक का कोई भी बच्चा न किसी कारखाने या खानों में काम करने के लिए नियोजित किया जाएगा और न ही किसी भी अन्य खतरनाक नियोजन में लगेंगे। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद है आपका 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि बच्चा जो 14 साल से कम है या 14 साल तक का बच्चा कोई भी खतरनाक काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन कौन था? बेहद आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन था रुद्रदामन? तो रुद्रदामन एक शक शासक था। किस वंश का शासक था? शक शासक था। शक क्षत्रप रुद्रदामन नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? ये भी आसान है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य यानी सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? ये थे आनंद। कौन थे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य? ये थे आनंद। अगला क्वेश्चन है, किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया? ये उपाधि किसको मिला था? सर्व छत्रांतक का किसको मिला था? तो ये उपाधि मिला था महापद्मनंद को। इनको उग्रसेन का भी उपाधि मिला था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? भूमि अनुदान देने की प्रथा जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, ये प्रथा कब से प्रारंभ हुई है? किसके समय में प्रारंभ हुई है? तो ये प्रथा सातवाहनों के समय में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कौन सा प्रथा? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने का प्रथा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? रोम बस्ती मतलब रोमन विलेजेस आपको या रोमन कॉलोनीज आपको भारत में किस स्थान पे देखने को मिलेगा? तो ये मिला है अरिकमेडु में। ठीक है, अरिकमेडु जो पौंडीचेरी का एक क्षेत्र है, यहाँ पे आपको रोमन बस्ती देखने को मिलेगा, जो एंशियंट टाइम में रोमन लोग यहाँ पे आके बस गए थे। अगला क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? बहुत बार आपने पढ़ा होगा। कौन सा वंश था वो वंश था सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश जिसके संस्थापक कौन हुए? जिसके संस्थापक सिमुक थे और इन्हीं ने जो शीशे का सिक्का है वह चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? जल्दी बताओ, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कौन सी थी? पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। अच्छा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कोई बताओ जल्दी से। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? किस युग से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? किस युग से माना जाता है? यह है लगभग गुप्त काल से यहाँ पे मूर्ति पूजा का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? भारत पर हुनों का आक्रमण जो हुआ वह किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में? स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था दिनार। ठीक है, गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के थे उसको दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? ये नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? यह आपका बिहार, जहाँ पे मैक्सिमम मखाना किया जाता है, उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो जो भी आपके ऑप्शंस में हैं इसमें से आपको बताना है सबसे फेमस केला के लिए क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे फेमस हाजीपुर क्षेत्र जो है वह है केला के लिए। चिनिया केला जो छोटा छोटा केला होता है, ठीक है, उसके लिए हाजीपुर बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है?
यानी ओलंपिक खेलों में जिसने भी स्वर्ण पदक जीता है उन सभी खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा इस राज्य सरकार के द्वारा। तो कौन सा राज्य है वो राज्य है आपका हरियाणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2010 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? 2020 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ये हुआ था मनीला में। ठीक है, फिलीपींस मनीला में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपको ये बताना है कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया? ये वाराणसी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी असम में आयोजित 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो गुवाहाटी में स्थित है, यहाँ पर इस बार 65वां फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित किया गया था। आपको बताना है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया? ये दिया गया था गली बॉय को। किसको दिया गया था? गली बॉय को। अच्छा, आप सब कंफ्यूज हो जाते हो और होना बनता भी है क्योंकि बहुत सारा डाटा रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए ध्यान दो कि किस चीज़ का आपसे पूछा गया है, इसलिए आप थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाकर याद रखो। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स है तो आपको फिल्म फेयर अवार्ड से कुछ लॉजिक लगा के याद रखना है, ये गली बॉय। ठीक है। कोई और अवार्ड होगा तो उसमें कोई और दूसरा हो सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी असम में आयोजित 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? वो कौन सा फिल्म था? तो वो फिल्म था गली बॉय। ठीक है। आपको यहाँ से याद रखना है कि इस बार का यानी 65वां फिल्म फेयर अवार्ड्स जो था, जनरली ये अवार्ड्स मुंबई में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है। लेकिन पहला केस एक ऐसा हुआ जिसमें मुंबई से बाहर इसका आयोजन हुआ और वो इस साल का था। ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ? असम के गुवाहाटी में। लेकिन असम के गुवाहाटी में भी कहाँ आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर आ गया तो आप तो इसको तो टच ही नहीं करोगे, भाई ये तो स्टेडियम है तो इसमें क्यों आयोजित किया जाएगा, लेकिन ये स्टेडियम में ही आयोजित किया गया था। ठीक है। और मुंबई से बाहर आयोजन होने वाला ये पहला केस था। क्लियर है? इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को मिला था। अगला क्वेश्चन है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसने क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल पुरस्कार जीता है? क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल, इसका पुरस्कार किसने जीता? ये जीता गया था आयुष्मान खुराना के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2020 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जल्दी बताओ। 2020 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन इस बार हुआ था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रेलवे डैश विषय पर आधारित एक नई ट्रेन का संचालन करेगी जो तीर्थ यात्रियों को भगवान राम से जुड़े स्थानों पर ले जाएगी। तो क्या नाम क्या है उस ट्रेन का? थोड़ा सा आपको अगर याद हो तो, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, तो वो है रामायण। ठीक है। रामायण विषय पर आधारित एक नई ट्रेन चला रही है, उसका जो नाम होगा वो भी ट्रेन रामायण करके ही है। ठीक है। इसका संचालन किया जा रहा है जो तीर्थ यात्रियों को भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों का दर्शन करवाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तपस पाल का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस से संबंधित थे? तपस पाल किस फील्ड से संबंधित थे? तपस पाल किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये एक अभिनेता भी थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्षा कर्मचारियों का प्रमुख कौन है? रक्षा कर्मचारियों का प्रमुख कौन है? तो रक्षा कर्मचारियों का प्रमुख है बिपिन रावत। ठीक है। अभी यानी CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS कौन है? ये है बिपिन रावत।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने हज 2020 की पूरी प्रक्रिया को 100% डिजिटल बना दिया? तो वह देश कौन सा है? तो बहुत बार आपने पढ़ा है, ये देश है भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये देश है भारत, जो इसका मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नया नाम क्या है? IDSA का नया नाम क्या है? जल्दी बताओ, IDSA का नया नाम क्या है? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसका न्यू नेम क्या है? क्या है इसका नया नाम? इसका नया नाम है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। ठीक है। देखो, सुषमा स्वराज के नाम पे भी आपने देखा, अटल बिहारी के नाम पे, अरुण जेटली के नाम पे भी देखा। ठीक है। और ये है तीसरा, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, तो इनका भी देखा। तो जो भी ये सारे हैं नाम चेंज वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसीलिए मैं एक एक करके सबको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है। और देखो, यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर करंट अफेयर्स आप इतना क्यों डाल रहे हो? तो मैं करंट अफेयर्स इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये आपका एग्जाम नहीं है, ये रेगुलर क्लास है। और यहाँ पे अगर 15 आप डेली पढ़ रहे हो तो आपका एग्जाम आने तक रिवाइज हो जाएगा पूरा पोर्शन। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स लेता हूँ। इसलिए आपको ज़्यादा कंप्लेन करने से इस फोकस आपका यहाँ रहना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो कंप्लेन ना करो और आप पढ़ाई करो ध्यान से। ठीक है। तो आपका क्या होगा आंसर? मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। अगला क्वेश्चन है, इसरो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। यह 2020-21 में एक अभूतपूर्व डैश पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। तो 2021 तक कितने अभूतपूर्व पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं जिनको ये लॉन्च कर देगा? जल्दी बताओ कितना है वो संख्या में है टोटल 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 50 मिलियन फॉलोअर पाने वाले। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा, ये सारा कारनामा जो है ये नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन अब थोड़ा सा उनका क्रेज कम हो गया है और विराट कोहली का क्रेज बढ़ गया है। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर पाने वाले पहले भारतीय बन गए विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 में कैन्स कप शतरंज टूर्नामेंट जीता? कैन्स कप टूर्नामेंट जीता है किसने? जल्दी बताओ, कैन्स कप शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? किसने जीता है? ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। तो आपको याद रखना है, कोनेरू हम्पी ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है। और इन्होंने कैन्स कप शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि पर डे की तरह आज भी आपने कुछ सीखा होगा और आपका कुछ रिवाइज हुआ होगा। ठीक है। चलिए, आप लोग इसी तरह से रेगुलर क्लास करते रहिए। कल हम लोग फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।